नमस्कार, हिमाचल खबरनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वारघाट में लगभग 37 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। शिमला स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में महंगे होंगे मरीजों के टेस्ट। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में बिजली व कूड़े के बिलों को लेकर जमकर हुआ हंगामा। नगर निगम धर्मशाला के चुनावी दंगल में विभिन्न दलों के 80 उम्मीदवार आजमाएंगे अपना भाग्य। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वारघाट में लगभग 37 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति फेस मास्क का उपयोग करे और उचित परस्पर दूरी बनाए रखे। इस महामारी ने समूचे विश्व की आर्थिकी को प्रभावित किया है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। हालांकि महामारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहकर स्थिति पर नजर बनाए रखनी है। भाजपा मंडल श्री नैना देवी जी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 33 केवी विद्युत उपमंडल स्वारघाट के संवर्धन से स्वारघाट, जगातखाना, तनबोल, टाली, जुखारी, बहल, तरवाड़, स्वाहन, री, बह और कुंडालू पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि पंचायती लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाइयां हैं जो अपने क्षेत्र के विकास में अहम योगदान निभाती है। हाल ही में संपन्न पंचायती राज चुनावों में विजयी रहे लगभग 70% प्रधान और उप प्रधान भाजपा समर्थित उम्मीदवार थे, जो प्रदेश सरकार में लोगों के विश्वास को दर्शाता है। बीडीसी चुनावों में 68 भाजपा समर्थित जबकि केवल 10 कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीते। उन्होंने पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से निष्ठापूर्वक और जन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रतिरक्षण कार्यक्रम भारत में चलाया गया, जो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व से ही संभव हो पाया है। उन्होंने पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार को अपना भरपूर सहयोग देने के लिए प्रदेश के लोगों का भी धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सुर्खियों में बने रहने के लिए अनावश्यक मुद्दे उछाल रही है, जबकि प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरह बिखरी हुई है। मुख्यमंत्री ने स्वारघाट में राज्य विद्युत बोर्ड का उपमंडल खोलने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, प्राथमिक विद्यालय री को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, स्वारघाट में भी भूमि उपलब्ध होने के उपरांत मिनी सचिवालय के निर्माण, स्वारघाट और श्री नैना देवी जी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में और ट्रेड शुरू करने, श्री नैना देवी से शिमला और बहल से नालागढ़ के लिए बस सेवा शुरू करने तथा क्षेत्र की सभी 6 नवनिर्वाचित पंचायतों में पंचायत घर के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वाहनों की पासिंग के लिए स्वारघाट में माह में 1 दिन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बैठेगा और स्वारघाट में उप न्यायाधीश कार्यालय खोलने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। वहीं केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सभी सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि अब तक कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए हम सभी को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना होगा। कोविड महामारी के दौरान मोदी सरकार ने लगभग 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन प्रदान किया और गरीब महिलाओं को 31,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। प्रदेश में द्वितीय राजभाषा संस्कृत के कार्यान्वयन और प्रचार प्रसार के संदर्भ में आयोजित संस्कृत भारती समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार स्कूलों में कार्यरत शास्त्रीय व भाषा अध्यापकों को टीजीटी शास्त्रीय व टीजीटी हिंदी पदनाम देने पर
विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने संस्कृत को प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। राज्य में संस्कृत का प्रचार प्रसार कर हिमाचल प्रदेश को देश भर में संस्कृत भाषा का मॉडल राज्य बनाया जाएगा और इस दिशा में प्रयास जारी है। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हुए अशोक कुमार का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अशोक कुमार की पार्थिव देह शुक्रवार देर रात उनके पैतृक गांव देहरू पहुंची थी और आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान हर किसी की आंखें नम दिखीं। अशोक कुमार की अंतिम यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार व प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। श्रीनगर में शहीद हुए अशोक कुमार को आज नम आंखों से विदाई दी गई। शहीद अशोक कुमार का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव देहरू में किया गया। बता दें कि देर रात को शहीद अशोक का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव देहरू लाया गया और आज सुबह उनका अंतिम संस्कार किया गया। संस्कार से पहले विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी व फूल मालाएं अर्पित की। शहीद अशोक कुमार के 12 वर्षीय बेटे आदित्य ने देह को मुखाग्नि दी। शहीद अशोक कुमार की शहादत से इलाके में शोक की लहर है। शहीद की पत्नी सुषमा देवी का कहना है कि उनके पति देश की रक्षा करते हुए कुर्बान हुए हैं और उन्हें उनकी शहादत पर गर्व है। शहीद अशोक कुमार की वाइफ है, शहीद हो गए सर, वो देश के लिए कुर्बान हुए हैं, देश के लिए कुर्बान हो गए। मैं खुद भी देश की हिफाजत के लिए सोचती हूँ मैं भी कोई कदम उठाऊं और मैं इन बच्चों को भी देश की सेवा का मौका देना चाहती हूँ। खुद भी मौका लेना चाहती हूँ, ठीक है, खुद भी मौका लेना चाहती हूँ। मेरे को बहुत गर्व है, मेरे को बहुत गर्व है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ड्यूटी करके घर आ जाते हैं, ड्यूटी करके घर आ जाते हैं। सर ये ड्यूटी करके घर नहीं आए, ये ड्यूटी करके शहीद हो गए, शहीद हो गए सर। ये ड्यूटी करके मैं शहीद की पत्नी हूँ, उसके लिए शहीद की पत्नी हूँ, उसका मैं नारा लगाती हूँ, अशोक डोगरा हमेशा अमर रहेंगे, हमेशा अमर रहेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भी शहीद के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देना भारतीय सेना अच्छे से जानती है और उन्हें शहीद अशोक कुमार पर गर्व है। इस इलाके के लिए, जिला कांगड़ा के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए श्री अशोक कुमार जी यहाँ के सपूत जो सीआरएफ में पिछले काफ़ी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे और श्रीनगर में कार्यरत थे। आतंकवादियों की मुठभेड़ में वो शहीद हुए हैं। हम उनके चरणों में नमन करते हैं। मैं अपनी तरफ से, हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से, सम्माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, पूरी जनता के माध्यम से शोक संतप्त परिवार को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भगवान उनको इस आघात को सहने की ताकत दे, प्रभु इनको अपने चरणों में स्थान दे और जो पाकिस्तान के नापाक इरादे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, वो सफल नहीं होंगे। भारत ये देश पूरा इकट्ठा है, आतंकवाद के खिलाफ है, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में पानी और कूड़े के बिलों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मेयर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में
पार्षद बिट्टू कुमार ने पानी के बिलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा लोगों को हजारों रुपए के पानी के बिल दिए जा रहे हैं। 8,000 रुपए का मासिक वेतन कमाने वाले कर्मचारियों को नगर निगम 20,000 का बिल थमा रहा है। वहीं कूड़े के बिलों में की गई बढ़ोतरी से भी पार्षद नाराज दिखे। नगर निगम की मासिक बैठक शनिवार को बचत भवन में आयोजित की गई। इस दौरान पार्षदों ने सेस बढ़ोतरी व गार्बेज बिलों में होने वाली 10% बढ़ोतरी पर जमकर हंगामा किया। पार्षदों का कहना है कि गार्बेज बिलों में हर साल 10% बढ़ोतरी होती है, उससे लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ता है, जिसका वे पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। पानी के बिल में सीवरेज सेस जोड़ने के मामले में पार्षदों ने साफ किया कि इसे खत्म किया जाए। वहीं नगर निगम का हाउस दोपहर बाद 2:30 बजे शुरू होना था, लेकिन इसे पहले ही शुरू कर दिया गया, जिससे कांग्रेस समर्थित पार्षद इंद्रजीत सिंह ने नाराजगी जताई। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बैठक का समय दोपहर 2:30 बजे निश्चित किया गया था, लेकिन इसे पहले ही शुरू कर दिया गया। जब 2:30 बजे यहाँ पर पहुंचा तो मुझे पता लगा कि हाउस इन्होंने कंटिन्यूटी में ख़त्म कर दिया है, क्योंकि जो कि मुझे लगा कि बड़ी दुख की बात है। अगर 2:30 बजे का निश्चित था तो इनको पार्षदों की वेट करनी चाहिए थी। इन्होंने अपने ही पार्षदों में इसको कंप्लीट कर दिया। ऐसे पार्षद जो हाउस में पब्लिक जनहित की बात उठाते हैं वो चाहते ही नहीं कि हाउस में आए, तो मेरा इसमें बहुत जोर विरोध है और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये बात उठे। और जो कि इन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि अगर ये पार्षद को अगर हाउस में बुलाना ही नहीं था तो आपने लेटर्स किया एजेंडा क्यों भेजा था। मैं 2:30 बजे जब वहाँ पहुंचा तो मुझे पता लगा कि यहाँ हाउस जो है पूरा हो चुका है। वहीं नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि निगम की मासिक बैठक में ज्यादातर शहर से जुड़े विकास कार्यों पर चर्चा की गई, जिसमें एम्बुलेंस रोड, मास्ट लाइट व विभिन्न विकास कार्यों के एस्टीमेट पास किए गए। वहीं उन्होंने पानी के बिलों को लेकर आश्वासन दिया कि अब पानी के सही से बिल जारी किए जाएंगे ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके। मैक्सिमम जो काम थे वो शिमला शहर की डेवलपमेंट के काम थे। आपने देखा और इसमें 3 हाई मास्ट लाइटें लगनी है, उसका भी हमने 33 लाख का जो एस्टीमेट पास कराया है। एम्बुलेंस रोड थे, तो ये बहुत सारे जितने भी काम थे वो हमने सब पास किए हैं एस्टीमेट। छोटी मोटी बात तो होती रहती है, जैसे कि आपने बताया कि पानी का जो एक्शन था हमने आश्वस्त किया है कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर महीने पानी के बिल देंगे। और बिल हमारे पास बहुत कम ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड बिल है, उनको भी हम ठीक कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो पानी के बिल है वो आगे के लिए सही बिल आएंगे, उसकी सही रीडिंग होगी। और आज अच्छे मुद्दे हाउस में हुए हैं और सब जितने भी कॉर्पोरेट पार्षद के जितने के भी जो भी एस्टीमेट थे सबको पास किया गया है। और मैं समझती हूँ कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सभी पार्षद बड़े अच्छे काम कर रहे हैं अपने वार्ड में। कर वसूली में सिरमौर ने प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए 7 प्रकार के मापदंड तय किए थे। मापदंडों पर खरा उतरते हुए जिला सिरमौर आबकारी विभाग बेस्ट परफॉर्मर बना है। आबकारी एवं कराधान विभाग के सहायक आयुक्त प्रीतपाल सिंह ने बताया कि जिला में विभाग द्वारा 18% एक्साइज जबकि 13% जीएसटी के तहत आमदनी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ई-वेरिफिकेशन के माध्यम से भी जुर्माना लगाया गया है, जो कि जिला सिरमौर आबकारी विभाग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग हिमाचल प्रदेश के आयुक्त महोदय ने जो है 7 पैरामीटर हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाए होते हैं। तो 7 पैरामीटर में जो है हमारा जो सिरमौर जिला है उसका जो कंबाइंड स्कोर है वो टॉप है, मतलब उसमें हम 7 पैरामीटर में जो है टॉप में हैं। इसमें मेन हमारा रहता है एक्साइज का जो इनकम है। एक्साइज की इनकम हमारी जो है 18% बढ़ी है और जीएसटी की इनकम जो है 13% बढ़ी है जो है। इसके अलावा हमारा जो चेकिंग का है, जो हम सड़क में चेकिंग करते हैं, उसमें हमने 2 महीनों में सिर्फ 12,000 ई-वे बिल वेरिफिकेशन की है और उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स और जुर्माना जमा किया है जो है, और उसको रिकवर भी किया है हमने जो है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ के चलते लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत नूरपुर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दूसरे दिन भी विशेष जांच अभियान जारी रखा। एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने एसएचओ कल्याण ठाकुर व पुलिस टीम के साथ व्यापारिक कस्बा जसूर सहित बस अड्डा और पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मास्क न पहनने पर लोगों के चालान भी काटे। उन्होंने दुकानदारों, पेट्रोल पंप मालिकों सहित अन्य लोगों व बसों में सफर कर रहे यात्रियों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने बाजार में घूम रहे प्रवासी परिवारों के छोटे बच्चों को भी मास्क वितरित किए और उन्हें नियमित रूप से मास्क लगाने की बात कही।
आज हमारे द्वारा जो है मैं खुद SHO साहब के साथ जसूर मार्केट का हमने दौरा किया है और बहुत सारे हमने उसमें 3 चालान भी काटे हैं। 100 रुपये के हमने 3 चालान काटे हैं। उन लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे। हमने जो है व्यापार मंडल जसूर के माध्यम से जो है समस्त दुकानदारों से हमने आग्रह किया है। सब लोगों को हमने व्यक्तिगत तौर पे हमने सेंसिटाइज़ किया है कि कृपया वो जो है मास्क के साथ ही मास्क पहनकर ही दुकान में बैठें। जो ग्राहक उनके पास आ रहा है वो जो है विदाउट मास्क अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे जो है सामान ना दिया जाए। ये जो है सरकार के आदेश हैं, ऐसे इनकी अनुपालना जो अक्षर से की जाए। सरकार के द्वारा जो है स्कूल जो है 4th तक हमने बंद कर दिए हैं और नूरपुर वाले इलाके में बहुत सारे जो लोग हैं इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स भी काम करते हैं। बहुत सारे ठेकेदार उनको लेकर आते हैं। ठेकेदारों से गुजारिश है कि जब भी वो उनको लेकर आए उनका 7 डेज तक वो उनको आइसोलेशन में रखें और उसके बाद टेस्ट करवाने के बाद ही वो जो है उनको काम पर एम्प्लॉय करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटायरली ठेकेदार की होगी। इसके अतिरिक्त जो है सिर्फ मैरिजेस और डेथ में जो है प्रशासन जो है पासेज इशू करेगा। इसके अलावा जो है कोई लंगर की परमिशन नहीं मिलेगी। सभी प्रकार के मेले, चाहे वो सरकारी मेले हैं चाहे प्राइवेट मेले हैं, वो हमारे द्वारा जो है बंद कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो है अभी थोड़े दिनों बाद होली का त्यौहार भी आने वाला है, तो सरकार की तरफ से हमें निर्देश प्राप्त हुए कि होली का त्यौहार जो लोग अपने घर में मनाएंगे, बाहर सड़कों पे कोई होली नहीं मनाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाद अब नगर निगम शिमला भी पेपरलेस होने जा रहा है। निगम के सदन की कार्यवाही के साथ साथ सभी कार्यों को ऑनलाइन माध्यम से करवाने की तैयारी की जा रही है। इसी के चलते निगम के सभी पार्षदों को ई निगम के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शिमला स्थित बचत भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान सदन में सभी पार्षदों को ई निगम बनने के बाद निगम की कार्यप्रणाली में आने वाले बदलावों के साथ ही निगम की वेबसाइट के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। अब सभी अपने अपने वार्डों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। शिमला स्थित बचत भवन में नगर निगम के सभी पार्षदों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें ई निगम के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मीडिया से मुखातिब नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि प्रदेश की विधानसभा की तर्ज पर ही नगर निगम शिमला को भी ई निगम बनाया जा रहा है, जिसके लिए सभी पार्षदों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि ई निगम बनने के बाद सभी पार्षद अपने प्रश्न भी ऑनलाइन पूछ सकेंगे और निगम की सारी गतिविधियों की जानकारी भी वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी। कोहली ने कहा कि शिमला नगर निगम ई निगम बनने वाला देश का पहला निगम होगा और निगम के अगले सदन की कार्यवाही पेपरलेस होगी। हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वो पूरे देश की पहली विधानसभा है जो कि ऑनलाइन की गई और पेपरलेस हुई है। उसी की कंटिन्यूटी में हमने एक प्रयास किया है कि जो MC हाउस है ये भी पेपरलेस किया जाए और ऑनलाइन किया जाए। इसके तहत MC शिमला ने निक्सी के थ्रू, जो कि NIC की सिस्टर कंसर्न है, उनके द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया है। आज जो था हमारा, इसमें हमने सब काउंसलर्स को एक प्रेजेंटेशन दी है जिसमें कि जो हमारा एजेंडा होता है, हमारा हाउस मंथली जैसे आपको पता है वो होता है, GFC की मीटिंग होती है, ये सब ऑनलाइन रहेंगी और इसमें जो काउंसलर हैं वो अपना क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन और एजेंडा भी जो है वो भी ई-बुक की तरह रहेगा, मतलब कि ये सारा काम पेपरलेस हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वार्ड्स के, वो भी वार्ड वाइज हर काउंसलर देख पाएगा कि उसके वार्ड में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर स्मार्ट सिटी, अमृत, MC हेड के अंतर्गत क्या क्या काम हो रहे हैं। तो आज हमने ये इनिशियल एक प्रेजेंटेशन सब काउंसलर्स को दे दी है, उसमें उनके कुछ वैल्यूबल सजेशंस भी आए हैं। इसके उपरांत हमने शेड्यूल फिक्स किया है जिसमें जो हमारे काउंसलर्स हैं वो ट्रेनिंग दोबारा से IT सेल के साथ करेंगे और अगला हाउस जो है हमारा प्रयास रहेगा वो ट्रायल रन करेंगे हम पेपरलेस तरीके से उसको करने की और फिर हम इसको फॉर्मली इनॉग्रेट भी करवाएंगे। युवा ब्रिगेड सेवा दल पंचायती राज संगठन शिमला द्वारा बढ़ती महंगाई, शहर में पानी, कूड़े और बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान जारी है। शनिवार को नगर निगम के पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौहान हस्ताक्षर अभियान के लिए समर्थन जुटाने बचत भवन पहुंचे। बता दें कि इस दौरान बचत भवन में नगर निगम की मासिक बैठक चल रही थी। ऐसे में सुरेंद्र चौहान ने बचत भवन के बाहर
ही हस्ताक्षर अभियान चलाया और सभी पार्षदों से इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। नगर निगम के पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौहान ने बताया कि इस हस्ताक्षर अभियान के पहले चरण में 5000 लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। वहीं दूसरे चरण में विधानसभा बजट सत्र के दौरान यह अभियान चलाया गया था, जहां 25 विधायकों ने इस अभियान का समर्थन किया था और तीसरे चरण में यह अभियान बचत भवन के बाहर पार्षदों का समर्थन जुटाने के लिए चलाया गया। इस दौरान कई पार्षदों ने हस्ताक्षर करके अभियान को अपना समर्थन दिया। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि इस अभियान में कांग्रेस और भाजपा दोनों के पार्षदों ने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि जब दोनों दलों के पार्षद इस पर अपना समर्थन दे रहे हैं तो सदन के दौरान लोगों को राहत देने के लिए कोई फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई और शहर में भारी भरकम बिलों का मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, यह मुद्दा आम जनता का है और ऐसे में सभी पार्षदों को मिलकर इस पर आवाज उठानी चाहिए। पिछले फरवरी माह में हमने एक हस्ताक्षर अभियान का माध्यम से एक लोगों को एक जागरूकता अभियान चलाया था, जिसमें शिमला में पानी, बिजली, कूड़े की बिल, पेट्रोल, डीजल और राशन के कीमतों में जो वृद्धि, बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उसको लेकर के हम आम जनता के पास एक हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से गए थे, जिसमें लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों ने हस्ताक्षर किए, जिसका विरोध दर्ज कराया। आज जो तीसरा चरण था, तीसरा चरण में आज नगर निगम का हाउस भी था। नगर निगम के हाउस के पास हम आज बाहर बैठ कर के आज हमने इस विरोध प्रदर्शन को किया था, जिसमें माननीय पार्षद लोग जो होते हैं वो हाउस के दिन हमको मिलते, इसलिए हमने आज हम सारे लोग इकट्ठे होकर के आज इसमें हस्ताक्षर अभियान उनसे भी हमने करवाया था। हम ये चाह रहे थे कि पानी का बिल, बिजली का बिल और कूड़े का बिल जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि को रोकने के लिए अब हाउस में नगर निगम में एक डिवीज़न हो, हाउस में इसमें डिवीजन वोटिंग के माध्यम से लोगों को पता लगे कि इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा एक आम आदमी या किसी पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है, एक आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, जिसमें हम सभी लोगों से, सभी पार्षदगणों से हमने निवेदन किया था कि इसका हाउस में इसका डिवीज़न किया जाए और ताकि सभी लोगों का और उस मूल्य जो वृद्धि की हुई है पानी, बिजली की, कूड़े की और ग्रीन फीस की, ये सारे मुद्दे जो है वापस लिए जाए। नगर निगम धर्मशाला के चुनावी दंगल में 80 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। नामांकन वापसी के अंतिम दिन 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया, जिसके उपरांत कुल 80 प्रत्याशी नगर निगम के चुनावी मैदान में उतरे हैं। उम्मीदवारों के नामांकन वापसी के बाद सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी धर्मशाला डॉक्टर हरीश गज्जू ने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी डॉक्टर हरीश ने बताया कि नगर निगम धर्मशाला के चुनावों के लिए भाजपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी सहित निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा कुल 86 नामांकन पत्र भरे गए थे, जिसमें से 6 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर हरीश ने कहा कि उम्मीदवारों को सिंबल, चुनाव निशान अलॉटमेंट कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो पार्टी के उम्मीदवार थे उन्हें पार्टी का सिंबल दिया गया और जो उम्मीदवार आजाद खड़े हैं उन्हें चुनाव आयोग द्वारा हिंदी वर्णमाला के तहत एक लिस्ट जारी की गई है। डॉक्टर हरीश ने कहा कि नगर निगम चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और कोरोना संक्रमित व्यक्ति 7 अप्रैल को मतदान वाले दिन 4 बजे के उपरांत अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोरोना संक्रमित व्यक्ति को पीपीई किट पहनना अनिवार्य होगा और इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनका सहयोग करेंगे। डॉक्टर हरीश ने कहा कि नगर निगम चुनाव धर्मशाला में करीब 40,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला नगर निगम के 17 वार्डों के लिए चुनाव आयोग की ओर से 34 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते उम्मीदवार के साथ 5 लोग ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे और उन सभी को अपना कोविड-19 टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव केंद्र में मतदान करने वाले लोगों को मास्क पहनना आवश्यक होगा। साथ ही जिन लोगों की चुनाव केंद्र में ड्यूटी लगाई होगी उन्हें भी मुंह पर मास्क व हाथों में ग्लव्स पहनने अनिवार्य होंगे। उन्होंने कहा कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति चुनाव केंद्र में नहीं जा पाएगा। साथ ही चुनाव आयोग की ओर से हर चुनाव केंद्र में मास्क, शील्ड, ग्लव्स व हैंड सैनिटाइजर मुहैया करवाए जाएंगे। आज जो है टोटल 6 विड्रॉल्स हुए हैं धर्मशाला एमसी में और इसमें से अब 80 लोग मैदान में रह गए हैं और हर वार्ड में हमने जो है सिंबल अलॉटमेंट जो है कर दी है सभी को एज पर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। वर्णमाला के हिसाब से उनका वो हमने बनाया था सिरेटम, उसी सिरेटम में हमने वो दिया। सबको हमने कहा कि अपने वो कोरोना का नेगेटिव का टेस्ट करवाएं और जितने भी इनके डोर टू डोर जाएंगे
इनके साथी लोग और पार्टी के कार्यकर्ता, वो सभी जो है अपना कोरोना नेगेटिव का टेस्ट करवाए, उसके बाद ही डोर टू डोर करें, प्रचार करें। 34 पोलिंग स्टेशंस हैं और जितने भी कोविड पॉजिटिव लोग होंगे 4 बजे के बाद अपनी वोट कर सकेंगे। तो हमने निवेदन किया कि वो अपना अपना लिस्ट जो है वहाँ कंसर्न पोलिंग स्टेशन पे दें और ताकि हम उनके लिए अरेंजमेंट कर सकें। अभी तक कम से कम 39,000 मतदाता हैं कॉरपोरेशन में। शिमला स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रोगी कल्याण समिति की वार्षिक बैठक उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। डीडीयू अस्पताल में मरीजों के होने वाले विभिन्न टेस्ट की फीस आईजीएमसी की तर्ज पर वसूलने को लेकर बैठक में अनुमति प्रदान की गई। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि बैठक के दौरान समिति के वार्षिक बजट को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। आज काफ़ी समय बाद यहाँ पे आरकेएस की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई है, तो इसमें काफ़ी 10-12 एजेंडाज थे। इसमें प्राइमरी एजेंडाज थे कि जैसे पीछे 3-4 साल के जो बजट वगैरह पास करने थे और इस साल का जो 2021-22 का जो बजट था उसको पास करना। उसके अलावा जो है कई तरह के जो टेस्ट होते हैं, कई तरह की जो फैसिलिटीज़ होते हैं, उसके चार्जेस का इवैल्यूएशन करना और उसको रैशनलाइज करना, और फिर जो हमारे जो सर्विसेज दे रहे हैं उनकी सर्विसेज में भी जो एनहांसमेंट करनी है। तो इस तरह के कुछ एजेंडाज थे, तो उसके लिए आज की ये बैठक रखी गई थी। जो अलग अलग तरह के टेस्ट जो होते हैं उसके रेट्स को थोड़ा रैशनलाइज किया गया, बिकॉज आपको रेट जो है काफ़ी समय से चेंज नहीं हुए थे, तो इनको आईजीएमसी में जो रेट्स है उसके एट पार लाया गया यहाँ पे। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आरकेएस की बैठक जो है वो अपने तय समय सीमा के हिसाब से ही हो, और जैसे 3 महीने या 6 महीने में जब भी हॉस्पिटल को कोई ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से ये बैठक की जाएगी। और हमने आज ये भी अश्योरेंस दिया है सभी हॉस्पिटल के मेंबर्स को कि जो भी हॉस्पिटल के जो इश्यूज़ होंगे उसको हम प्रायोरिटी पे लेंगे और उसको तय समय सीमा के अंदर जो है उनको सॉर्ट आउट भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश की स्वर्णिम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सहकारी सभाओं द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित इस सम्मेलन में जिला भर की सहकारी सभाओं से जुड़े सैकड़ों प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जिला निरीक्षक सहकारी सभाएं रविंदर जसवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण राज्यत्व की स्वर्णिम वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक विभाग को कार्यक्रम दिए गए हैं, जिसके तहत वह अपनी उपलब्धियों व योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करेंगे। जिला मुख्यालय नाहन में सहकारी सभाओं द्वारा आयोजित 1 दिवसीय सम्मेलन में जिला भर की सहकारी सभाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सहकारी सभाओं द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सहकारी सभाओं की उपलब्धियों व कार्यक्रमों को जनता के बीच पहुंचाना है। जिला भर से आए सहकारी सभाओं के प्रतिनिधियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा जागरूक भी किया गया। मीडिया से बात करते हुए जिला निरीक्षक सहकारी सभाएं रविंदर जसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण राज्यत्व की स्वर्णिम वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक विभाग को कार्यक्रम दिए गए हैं, जिसके तहत वह अपनी उपलब्धियों व योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के माध्यम से यह बताया गया कि सहकारी सभाएं अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपने क्रियाकलापों का विधिकरण कैसे कर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष जो है वो अपनी पूर्ण राज्यत्व की स्वर्णिम वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक जो विभाग है उसको एक कार्यक्रम दिए गए हैं कि वो अपनी उपलब्धियों के बारे में और अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में वो पब्लिक को बताएं। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हमने यह कोऑपरेटिव का एक सम्मेलन रखा है, जिसमें जिला सिरमौर की सभी सहकारी सभाओं के प्रतिनिधि हमने आमंत्रित किए हैं, और इसमें सहकारी सभाएं अपने कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़ा सकती हैं, अपने कार्यकलापों में विविधीकरण कैसे कर सकती हैं, या उनकी जो मुश्किलें आ रही हैं वो कैसे दूर की जाएं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और आज की हमारे इस कार्यक्रम में हमने विभिन्न एजेंसियां जैसे इफ़को है, इफ़को के बहुत से प्रोडक्ट है, उर्वरक के अलावा इफ़को इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी है, इफ़को फीड के क्षेत्र में भी है, इफ़को और बहुत सारे क्षेत्रों में भी है, उनको भी यहाँ आमंत्रित किया है। वो भी अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी देंगे सहकारी सभाओं को विविधीकरण के बारे में, और भी बहुत सी हमने एजेंसीज को यहाँ पे बुलाया है। ये हमारे आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। पार्टिसिपेंट्स हमारी सारी जिला की सहकारी सभाओं के प्रतिनिधि हैं, सचिव हैं, प्रधान भी हैं, उनके प्रबंधक समितियों के सदस्य भी हैं। हमने शुरुआत की है, ये कार्यक्रम पूरे वर्ष चलेंगे, लगभग हर महीने कार्यक्रम हमारे करने की योजना है। राजधानी शिमला के साथ लगते उपनगर टुटू में वाहनों की पार्किंग न होने के कारण लोगों को मजबूरन अपनी गाड़ियां सड़क किनारे ही पार्क करनी पड़ रही हैं। वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस जवान सड़क के दोनों तरफ खड़ी गाड़ियों की वजह से लगने वाले
ट्रैफिक जाम के कारण वाहनों के चालान काट रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र के लोग खासे नाराज हैं। पार्किंग की सुचारू व्यवस्था न होने तक क्षेत्रवासियों के वाहनों के चालान न काटे जाने की मांग को लेकर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक शिमला मोहित चावला से मिला और उन्हें क्षेत्रवासियों की मांगों से अवगत करवाया। आज हमने एसपी शिमला मोहित चावला जी से भेंट की, जिसका हमारा मुख्य उद्देश्य था टूटू क्षेत्र में पिछले काफ़ी समय से पार्किंग की समस्या है। पिछले वर्ष पार्किंग बननी शुरू हुई थी, जो वहाँ पे नहीं बन पाई। उसकी वजह से जहाँ पार्किंग बननी थी एक बिल्डिंग भी गिर गई। तो उसका हमारा जो मिलने का मेन कारण था कि आए दिन जो है वहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लोगों ने गाड़ियाँ भी खड़ी करनी है, पर आए दिन वहाँ पर लोगों के सैकड़ों चालान होते हैं। आज हमने एसपी महोदय से एक मांग की है कि टूटू क्षेत्र में किसी के भी चालान ना किए जाएं। लोग अपने बिल्कुल साइडों में गाड़ी खड़ी करते हैं जब तक वहाँ पे कोई स्थायी व्यवस्था पार्किंग की नहीं होती। और हमने एसपी साहब से एक रिक्वेस्ट की कि आप हमारी जो ये मांग है इसको माने, और उन्होंने इसको ध्यानपूर्वक सुना है और कहा है कि जो भी है हमारा एक उद्देश्य नहीं है कि हम चालान करें। उसी को लेकर उन्होंने ये बात कही है कि जो भी इसमें पॉसिबल होगा हम इसको करेंगे। टूटू क्षेत्र काफ़ी विस्तार हो गया टूटू क्षेत्र का, तो वहाँ पे जो पुलिस की चौकी है वहाँ पर एक 4 व्हीलर होना चाहिए, गाड़ी की व्यवस्था वहाँ पे हो, हायर करके ले जाना पड़ता है। तो हमने एसपी महोदय से ये भी मांग की कि एक वहाँ पे वाहन की व्यवस्था करें, जिससे वहाँ के जो स्थानीय जो पुलिस के लोग हैं उनको भी इसकी सहायता मिले। राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित की जा रही 31वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हो गया। बता दें कि इस जूडो प्रतियोगिता में 120 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश जूडो एसोसिएशन की तरफ से करवाई गई इस जूडो प्रतियोगिता में शिमला ओवरऑल विजेता रहा और सोलन दूसरे स्थान पर रहा। राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित 31वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि प्रदेश जूडो एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रताप वर्मा रहे। वहीं प्रदेश जूडो एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस जूडो चैंपियनशिप में 8 जिलों के 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि 22 बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है, जिसमें 8 जूनियर वर्ग से और 7 बच्चे कैडेट वर्ग से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता करवाने का मकसद बच्चों को नशे से दूर रखना है। सुरेंद्र ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। इस प्रतियोगिता में 8 जिलों से 120 पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया, जिसमें कि सीनियर और कैडेट और जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता थी। अलग अलग कैटेगरी से 8 बच्चे जूनियर वर्ग से, 7 कैडेट से और 7 ही सीनियर वर्ग से राष्ट्रीय स्तर के लिए इनका चयन हुआ है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि जिस तरह से खेलों का आयोजन है वो चलते रहना चाहिए। शारीरिक और दूसरी मानसिक जो भी व्याधियाँ रहती है बच्चों के अंदर वो बिल्कुल ठीक रहती है। और दूसरा, राज्य सरकार ने 3% जो कोटा आरक्षित किया है खेल नीति के तहत, तो उससे भी बच्चों को आगे कहीं भी इंजीनियरिंग कॉलेज है या चाहे सरकारी नौकरी है उसमें जो स्पोर्ट्स का बेनिफिट मिलता है। बिलासपुर जिला के घुमारवीं जल शक्ति विभाग के गोदाम में ब्लीचिंग पाउडर की सप्लाई लेकर पहुंचे ट्रक में अचानक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ट्रक चालक सुबह लगभग 11 बजे सप्लाई लेकर ग्वालथाई से घुमारवीं जल शक्ति विभाग के गोदाम में पहुंचा ही था कि अचानक ट्रक से आग की लपटें निकलनी शुरू हो गई। घटना का पता चलते ही स्थानीय कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया, जिसके बाद अग्निशमन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घुमारवीं जल शक्ति विभाग के गोदाम में ब्लीचिंग पाउडर की सप्लाई लेकर पहुंचे ट्रक में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय कर्मचारियों ने तुरंत प्रभाव से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को सूचित किया। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, पर तब तक ट्रक काफी हद तक जल चुका था। आग इतनी तेजी से फैल गई कि चालक को ट्रक के कागजात निकालने तक का मौका नहीं मिल सका। चालक पवन कुमार ने बताया कि जैसे ही उन्होंने ट्रक का डाला खोला, अचानक धमाका हुआ तो देखा कि आग लगी हुई है, पर आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया। मैं ग्वालथाई से आया था जी ब्लीचिंग पाउडर लेके घुमारवीं। और ये आग कैसे लगी?
तो आग में तुरंत गाड़ी यहाँ खड़ी की सर, एकदम ही आग लग गई, पता नहीं कहाँ से लगी। ब्लीचिंग पाउडर लोड था, वो मेरे को सर को तो मैं डाला खोल रहा था। अच्छा, फिर एकदम ही आग लग गई? हाँ जी, एकदम धड़ाका हुआ। और वहीं घुमारवी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन की जा रही है। डीएसपी अनिल ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि ट्रक में अचानक आग लगने से लगभग 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्यवाही की जा रही है। आज थोड़ी देर पहले भी हमें पता लगा, मेरे वार्ड में यहाँ हेलीपैड के पास जो जल शक्ति विभाग का जो स्टोर है उसमें आग लगी है। जब मैं यहाँ पहुँचे आके तो ये जो गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर जो ब्लीचिंग पाउडर था, उस ब्लीचिंग पाउडर में आग लगी थी, ट्रक में आग लगी थी। फिर उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया, प्रशासन को बुलाया, आईपीएच जो पदाधिकारी थे, कर्मचारी अधिकारी थे, उनको बुलाया। उसके बाद जेसीबी बुलाई। अब इसको जल्दी खाली करा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आग बुझ जाए और यहाँ का जो ज़्यादा नुकसान है उससे हम बच सकें और स्थानीय जनता का भी जो बचाव हो सके। धन्यवाद। प्रदेश सरकार की तरफ से होली पर्व मनाने को लेकर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन हो सके, इसके लिए शिमला पुलिस ने भी कमर कस ली है। होली के दिन पुलिस जवानों की जगह जगह नजर रहेगी, जिसके लिए टीमों का गठन भी कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक शिमला मोहित चावला ने सभी को होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए अपने अपने घरों में रहकर परिवार के साथ होली मनाने का आग्रह किया है। शिमला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने कहा कि होली पर्व पर जगह जगह पुलिस जवान मौजूद रहेंगे जो हुड़दंग करने वालों पर विशेष नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार द्वारा होली पर्व को मनाने के लिए कुछ बंदिशें लगाई गई है, जिनकी अनुपालना हम सभी को सुनिश्चित करनी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक तेजी आने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सख्ती करना शुरू किया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों को इस महामारी की चपेट में आने से बचाना है। उन्होंने कहा कि पुलिस का मकसद चालान करना नहीं है, लेकिन यदि कोई भी कानून की हदों को लांघेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम सब जानते हैं कि हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं, बट किसी भी तरह का त्यौहार मन में उत्साह भरता है, एक पॉजिटिविटी लाता है। तो इस त्यौहार को भी आप पॉजिटिवली देखें, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। अगला वर्ष आएगा तो हम बाहर सड़कों पे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इस वर्ष आप घर में ही रहिए, अपनी छोटी गैदरिंग में सेलिब्रेट करें, क्योंकि कोविड की सर्ज हमने देखी कि आजकल बढ़ गई है और प्रशासन और पुलिस भी सख्ती पर है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, होली मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन अपनी फैमिली और अपने ग्रुप में ही कीजिए। और जो उल्लंघन करेंगे उसके लिए हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है। पहले भी हम इसको टॉलरेट नहीं करते। हमने हमारी टीम्स इसमें एक्टिव रहेंगी, स्टेट हाईवेज़ पे, नेशनल हाईवेज़ पे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स पे और एमसी रोड्स पे हमारी ऑलरेडी टीम्स रहेंगी। इसमें अलग अलग सेक्टर्स में गस्टेड ऑफिसर्स भी रहेंगे, कहने की बात नहीं है। बट किसी का त्यौहार करना, चालान करना, हमारा त्यौहार में चालान करना या किसी भी तरह का केस देना हमारा पर्पस नहीं रहता। बट जो कानून से मजाक करेगा और कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून उसका डिसिप्लिनरी एक्शन ज़रूर लेगा। भरवाई देहरा राष्ट्रीय राजमार्ग चलाली में एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि कार में सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को चिंतपूर्णी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्थानीय लोगों ने देहरा पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई हेमंत के नेतृत्व में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार कार चालक का रक्तचाप बढ़ जाने के कारण यह दुर्घटना हुई है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने नो मास्क नो सर्विस के आदेश दिए हैं। यही आदेश परिवहन विभाग पर भी लागू होते हैं। आदेशानुसार बसों में किसी भी सवारी को बिना मास्क पहने प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं बस चालक व परिचालकों को भी मास्क पहनना अनिवार्य है। लेकिन हकीकत यह है कि लोगों के साथ साथ चालक परिचालक भी कोविड नियमों को हल्के में ले रहे हैं और नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार चिंता का विषय बन गई है। प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिला प्रशासन को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग को भी आदेश दिए गए हैं कि कोविड नियमों का पालन करते हुए ही सवारी को बस में बैठने दें। लेकिन हैरानी इस बात की है कि परिवहन विभाग के कर्मचारी यानी बस चालक व परिचालक ही नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे में वह बस में बैठने वाले लोगों को नियमों का पालन करने की सलाह कैसे देंगे, जब वह खुद ही कोविड नियमों की उल्लंघना कर रहे हों। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें राजधानी शिमला के पुराना बस अड्डा की है, जहां आप बस चालकों व परिचालकों को बिना मास्क लगाए देख सकते हैं। वहीं कुछ कर्मियों ने मास्क लगाए तो हैं, लेकिन बेतरतीब ढंग से।
वहीं तस्वीरों में आप बस में बैठे लोगों को भी बिना मास्क पहने या यूं कहें कि केवल दिखावे के लिए मास्क पहने हुए देख सकते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि इन्हें या तो सरकार व प्रशासन के आदेशों की कोई परवाह नहीं है या फिर इन्हें कोरोना संक्रमण का कोई डर ही नहीं है। वहीं एचआरटीसी शिमला के क्षेत्रीय प्रबंधक देवासीन नेगी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि विभाग के सभी कर्मचारियों को कोविड-19 नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। कोई भी यात्री बिना मास्क पहने बस में प्रवेश नहीं कर सकता। वहीं बस चालक व परिचालक को भी मास्क पहनना अनिवार्य है। विभाग बसों को समय समय पर सैनिटाइज भी कर रहा है ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा न रहे। वर्तमान में जैसे आपको पता है, ये जो कोविड का जो प्रकोप है दोबारा से पनपने लगा है और इससे पूरा देश और हमारा प्रदेश भी चिंतित है। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार सोशल मीडिया पे और अपने मीटिंग्स के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी चिंता व्यक्त की है। उसी के मद्देनज़र जो डायरेक्शन, दिशा निर्देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से जो पारित हुए हैं, उसके परसुएंस में हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि अब कोई भी यात्री बिना मास्क के बस में प्रवेश नहीं करेगा और बिना मास्क के आदमी को हम बस में बिठाएंगे ही नहीं। जहाँ तक ड्राइवर कंडक्टरों के मास्क पहनने का सवाल है, इसके लिए तो बहुत पहले से ही, जब से कोविड का मार्च 2020 से, जब कोविड का जून 2020 जब से ये दोबारा संचालन शुरू हुआ, तब से लेकर अभी तक हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि ड्राइवर कंडक्टर कभी भी ड्यूटी पर बिना मास्क पहने ना जाए और हमने इन्हें मास्क और सैनिटाइजर्स जो उपलब्ध करवाए हैं। आगे भी जब तक इस महामारी के प्रकोप से हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाते, तब हम इसको ड्राइवर कंडक्टरों को ये सुनिश्चित करेंगे कि वो मास्क पहनकर जाए और समय समय पर अपना जो है हाथ जो है सैनिटाइज करें। गौरतलब है कि सरकार व जिला प्रशासन द्वारा बार बार सभी से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया जा रहा है। बावजूद इसके अभी भी कुछ लोग लापरवाह रवैया अपना रहे हैं, जो निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण के फैलाव का कारण बन रहे हैं। हमीरपुर जिला के धनेड़ गांव के बाशिंदों ने सरकारी जमीन पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की समस्या को लेकर उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता बनिक को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्यवाही करने की मांग की है। जिला परिषद वाइस चेयरमैन नरेश कुमार दर्जी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सारी वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। नरेश कुमार ने आरोप लगाया कि राजनीतिक क्षय के चलते कुछ लोगों द्वारा गाँव के सरकारी रास्ते पर कब्जा किया गया है, जिस कारण गांववासी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वह पहले भी 2 बार जनमंच के माध्यम से इस समस्या के समाधान की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि कानूनन रास्ते को खुलवाया जाए ताकि लोगों की समस्या हल हो सके। बरसों पुराना रोड है और सरकारी रास्ता है, कागजों में लगा हुआ है। कुछ शरारती तत्व जो हैं उसको रोक रहे हैं और ये कई समय से ये बातचीत चलती रही है, इसमें राजनीति हो रही है और इस राजनीति के दौर में जो गांववासी हैं वो पिस रहे हैं और कुछ एक लोग जो हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं, परंतु ये लोग भी सरकार के ही हैं, परंतु वो अपने आप को ज़्यादा आगे लाने के लिए उस रास्ते को रोक रहे हैं और ये रास्ता 20 दिन पहले भी बंद था। तो मैं जिला परिषद मेंबर होने के नाते, उपाध्यक्ष होने के नाते उस रोड को जाके बातचीत करके खुलवाया था और उस बीच हमने पटवारी और कानूनगो को कहा था कि निशानदेही कराएंगे, परंतु राजनीतिक दबाव में ना वो निशानदेही हुई ना वो मौके पे आए और इस रोड को रोके हुए कम से कम आज 7-8 दिन हो गए और इन्होंने पुलिस में इस बारे में रिपोर्ट की। पुलिस में इस बारे में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस बारे में पहले 2 बार जनमंच में रिपोर्ट दी हुई थी, परंतु जनमंच में भी जो आला अधिकारी थे उन्होंने इसके बारे में टाल मटोल करके जो है इनको वापस कर दिया। अभी डीसी मैडम से ये आग्रह किया कि जो भी सरकारी रास्ता है उसको कानून के अनुसार खुलवाया जाए और उसके ऊपर अगर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है या अगर FIR बनती है या कोई ऐसी कोई इस बीच में कोई भी लंदरा बनता है तो मौके पे SDM साहब, पुलिस और जो डिपार्टमेंट है निशानदेही पटवारी कानून को जाए और तुरंत वो कार्रवाई करवाएं और आज ही इस रास्ते को खुलाया
जाए। रास्ता सरकारी है, बुजुर्गी रास्ता है, वो रोका है। वहाँ पर देखो आज बांस फेंके हुए हैं, पत्थर फेंके हुए हैं, कोई गाड़ी वाला जा सकता है। जो अंदर गाड़ी वो अंदर है, जो बाहर है वो बाहर है। गांव वालों ने गाड़ी डाली हैं तो उसी रास्ते में आती जाती है। जो अंदर गाड़ी है वो अंदर ही है और बाहर ग्लास तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया गाड़ी का। आप बताओ अब क्या हो सकता है। और डीसी के आगे और कौन है भाई फैसला करने वाला। सरकारी रास्ता है, अगर हम ऐसे मांगे ना किसी से खेत को उजाड़ रहे तो भाई ठीक है रोक सकते हैं, सरकारी रास्ते को भी रोक सकते हैं, तो कहाँ जाएं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।